हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। एमएसएमई सेक्टर के तीसरे क्लास में आज हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का। देखिए, कोई भी बिजनेस जो है उसको चलाने के लिए और बड़े लेवल तक ले जाने के लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तब तक आप बहुत सारे लोगों को बीच में नहीं जा पाएंगे। आज के इस डिजिटल जमाने में मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया है। आज के इस डिजिटल ज़माने में मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया है। इसलिए आसान हो गया है कि आप लोग जब अपना यूट्यूब खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं या आप फेसबुक खोलते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आपके डिस्प्ले पे शो करने लगता है। ठीक है? तो आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट करना बहुत आसान है, बहुत आसान। फिर भी मैं आप लोगों से बात करूंगा कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर में अगर हम छोटे स्केल से लेके चल रहे हैं तो हम किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस सफल हो। ठीक है, देखिए इसका एक कोर कंसेप्ट क्या है। इसका कोर कंसेप्ट ये है कि जो मार्केटिंग है वो केवल माल बेचना नहीं होता है कि हम जो चीजें बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं या कुछ प्रोडक्ट हम बनाए हुए हैं, वो नहीं है। ये होता है कि ग्राहक की जरूरत को पहले समझिए और उन्हें संतुष्ट कीजिए। जब तक ग्राहक की जरूरत को आप समझ गए और उनको सेटिस्फाइड कर दिए, संतुष्ट कर दिए, तो वो आपके पास बार बार आएंगे, रिपीट करेंगे। रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। मतलब आप लोग देखे होंगे कि एक बार अगर कस्टमर आपके दुकान पे आया या आपके शॉप पे आया और आपने उसको सर्विस अच्छा दिया, आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, वो दुकानदार बार बार आप वो ग्राहक वो आपके पास बार बार तो आएगा ही, साथ में दूसरे को भी रेफरेंस देगा कि भाई तुम वहां पे जाओ, वहां पे ये चीजों की सर्विस बहुत अच्छी होती है जिस चीज में आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, देखिए एमएसएमई के प्रभावी मार्केटिंग रणनीति व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। ठीक है, इसमें 4 पीएस काम करता है। अब 4 पीएस क्या है? पहला, आपका उत्पाद क्या है और उत्पाद की क्वालिटी क्या है। आपका मूल्य क्या है, उस उत्पाद का मूल्य क्या है, ज्यादा पैसा रखे हैं कि कम पैसा रखे हैं। और आपका जगह कैसा है। ठीक है, आपका जगह कैसा है। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि उसका प्रचार कैसे हो रहा है, उसका प्रमोशन कैसे हो रहा है। सही मार्केटिंग से ही कोई एक उत्पाद एक ब्रांड बनता है। अगर अपने उत्पाद को आपको ब्रांड बनाना होगा तो आपके लिए सही मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हम सर्विस दे कर रहे हैं, प्रोडक्ट का सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और उसका जो प्राइस है ना, उस लोकेशन के हिसाब से सुटेबल होने चाहिए। जैसे कि अगर गांव में हम एक समोसा 50 रुपए का बेचे तो कोई नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन यही समोसा जब हम मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस के नीचे जो रहते हैं या बड़े बड़े मॉल मॉल में रहते हैं या बड़े बड़े सिनेमा घरों में जाते हैं, तो यही समोसा 50 रुपए के मिलते हैं। अगर हम वहां के कंपेयर में अपने गांव में अगर बढ़िया समोसा बना के भी देंगे तो 50 रुपए में कोई नहीं लेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि मेरा लोकेशन क्या है। ठीक है, उस लोकेशन के हिसाब से हमको प्राइस डिसाइड करना है। और प्राइस डिसाइड करने के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट महंगा है क्वालिटी खराब है, या प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है उसका प्राइस एकदम कम है, तो फिर आपको लॉस होंगे। तो मतलब प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको मूल्य तय करना है और लोकेशन के अकॉर्डिंग हमको मूल्य तय करना है। ठीक है, ये हमारा कोर्स कंसेप्ट है मार्केटिंग का। तब आपके पास में लोग आएंगे, लोग आपके पास में आएंगे और रिपीट करेंगे, बार बार आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये जो किताबी ज्ञान है इससे मैं बाहर निकल के बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केटिंग करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे मैं आप लोग को आज एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक समोसे की दुकान है आयुर्वेदिक समोसा के नाम से। ठीक है, आयुर्वेदिक समोसा के नाम से उनका बहुत छोटा सा स्टॉल है, समझ लीजिए कि इतना छोटा स्टॉल है। और जो सर्विस देते हैं ना, वो खड़ा होकर सर्विस देते हैं, मतलब कि आपको बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं है वहां पे। ठीक है, लेकिन उनकी जो समोसा की क्वालिटी है, उस समोसा की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे लोग इनके चारों तरफ भीड़ लगाए रखते हैं कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। और इनकी समोसे बहुत अच्छी बिकती हैं। अब इनका जो समोसा बिकता है, अच्छे क्वांटिटी में बिकता है, और ये इनका प्राइस भी बहुत मतलब हाई नहीं है, बहुत कम प्राइस में देते हैं। ठीक है, तो ये क्या किए हैं, इनका जो लोकेशन है ना वो लोकेशन भीड़ भाड़ वाले जगहों पे है।
लोग आसानी से इनके पास पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इनके जो समोसे की दुकानें बहुत चलती हैं और समोसा की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। ठीक है? तो मार्केटिंग में आपका लोकेशन भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप मार्केटिंग बहुत कर लीजिए। अगर लोकेशन आपके बिजनेस का लोकेशन सही जगह पे नहीं रहेगा तो लोग का रीच नहीं बढ़ेगा, लोग नहीं जा पाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मार्केटिंग में लोकेशन का भी ये ध्यान रखिए कि अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब जो मेरा बिजनेस है उसका लोकेशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे मार्केटिंग करेंगे। ठीक है? उसके बाद मैं एक चीज और बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई एक दुकान वाले हैं, ठीक है, नया नया दुकान खोले। क्या किए? नया नया दुकान खोले। बोले उनके यहाँ लोग नहीं आ रहे थे। ठीक है? ये केस स्टडी आप लोग पढ़ते रहिएगा। इस केस स्टडी चूंकि आपके पास है तो इस पे मैं बात नहीं करूंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो मतलब मेरा करीब का देखा हुआ है। ठीक है? एक व्यक्ति ने एक सुपरमार्केट खोला। सुपरमार्केट उनका बहुत बढ़िया चल रहा था और उनके बगल में ही एक और व्यक्ति आए। ठीक है? और उन्होंने क्या किया कि वहां पे जनरल स्टोर खोले, छोटे दुकान खोले। मतलब सुपरमार्केट जनरल स्टोर ही है, किराना सामान भी मिलता है, मिक्स जो चीजें हैं। जनरल जो स्टोर जो खोले उसमें भी उन्होंने मिक्स रखा, सब कुछ मिलेगा वहां पे। लेकिन उनका चूंकि दुकान छोटा था, बगल वाला दुकान सुपरमार्केट बहुत बड़ा था। अब सुपरमार्केट में लोग तो आ रहे थे लेकिन इनके छोटे से दुकान में जनरल स्टोर में नहीं जा रहे थे। अब आसपास के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बाहर से आके रहा करते थे वहां पे। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए या बगल में हॉस्पिटल है उसके लिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना कि गांव से जाते हैं और टाउन में रेंटर बन के किराए पे मकान लेके रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सब करने के लिए कि बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे माहौल में रहेंगे। तो उससे वो उसी तरीके का लोकेशन था। तो उसमें हुआ क्या कि जो मैक्सिमम लोग थे वो उनको हर एक छोटे से छोटा सामान जो घर में किराना से संबंधित होता है परचेज करना था। वो लोग सुपरमार्केट जाते थे, आसानी से परचेज करते थे। अब बहुत बार क्या होता था कि जैसे कि जो लोग वहां पे रेंट पे रहते थे, किराए पे लेके रहते थे, तो उनके जो घर के ऑनर होते थे, ठीक है, जिनको घर का मुखिया कहा जाता था, वो सैलरी बेस्ड होते थे। उनकी सैलरी महीने की 1 तारीख की आती थी। ठीक है? तो बहुत बार ऐसा होता था कि लोग की सैलरी आई नहीं है, उनको सामान किराने के सामान की रिक्वायरमेंट पड़ जाती थी। तो वो लोग सुपरमार्केट में जाते थे, बोलते थे कि भैया हमको 4 किलो चावल दे दीजिए, 2 किलो आटा दे दीजिए, हम अगले महीने के 1 तारीख को पेमेंट आएगा उनका, तो हम पेमेंट कर देंगे। तो सुपरमार्केट में क्या था कि नहीं, आपको पेमेंट अभी ही करना है, हम आपको उधार नहीं दे सकते हैं। तो जो बगल में जनरल स्टोर वाले थे उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई बहुत इसमें जो लोग हैं वो मंथली बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर के मुखिया का पेमेंट ही 1 तारीख को आता है, किसी का 5 तारीख को पेमेंट आता है। तो उन्होंने एक ऑफर दिया लोगों को कि आप पूरे महीने के सामान हमसे परचेज कर लीजिए। ठीक है? और आप एक टाइम बता दीजिए हमको कि आप 1 तारीख को हमको पेमेंट कीजिएगा कि 2 तारीख को कीजिएगा कि 3 तारीख को कीजिएगा। हम बाकी आपको 1 महीने तक सामान उधार देते रहेंगे। इसमें तो रिस्क तो थी उनकी, लेकिन वो करते भी क्या, क्योंकि उनका दुकान तो चल नहीं रहा था सुपरमार्केट के आगे। उन्होंने ये रिस्क लिया और उन्होंने ये लोगों को ऑफर दिया। लोगों को ये ऑफर बहुत अच्छा लगा कि भाई हम लोग को तो पैसा टाइमली आता है, महीना में एक बार आता है, सामान कभी घट भी जाता है, कभी गेस्ट आ गए तो ज्यादा सामान खर्च, ज्यादा किराना का सामान लग जाता है। तो लोग धीरे धीरे मूव करने लगे उस जनरल स्टोर के तरफ। और ये मेरा मतलब देखा हुआ है, मतलब मेरा ये केस स्टडी है, मेरा केस स्टडी है। अब लोग क्या करने लगे कि उनके पास जाते, उनका एक लेजर बना दिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है तो उन्होंने लेजर बना दिया राम कुमार, उनका कांटेक्ट नंबर लिख दिया और उनका एक आधार कार्ड लेके, आधार कार्ड का नंबर लेके उसका फोटो कॉपी करके उस लेजर में अटैच कर दिए, ताकि उनका एड्रेस भी रखे। मान लीजिए 2-4 हजार रुपया लेके कहीं चले गए तो एक बार कॉल करेंगे, कॉल नहीं करेंगे तो एक बार आसपास के होंगे तो पता करेंगे। मतलब एक फॉर्मेलिटी। ठीक है? फिर लोगों को भी लगे कि नहीं भैया मेरा एड्रेस वेड्रेस लिए हैं, कहीं घर ना पहुंच जाए। और नो डाउट आने वाले 1 से 2 महीने में सुपरमार्केट के मैक्सिमम जो कस्टमर थे वो शिफ्ट कर गए उस जनरल स्टोर पर। जो जनरल स्टोर पे लोग नहीं जाते थे उस जनरल स्टोर पर अब भीड़ लगने लगे। अब जनरल स्टोर वाले पहले अकेले रहा करते थे, अब 2 स्टाफ भी हायर कर लिए। अब उनके साथ समस्या ये होने लगी कि कभी कभार उनके दुकान पे भीड़ हो जाती थी।
तो उन्होंने ये कहा कि भाई 2 स्टाफ तो हम रखे ही हैं और सारे जो लोग हैं हमारे आस-पास के ही हैं, 2 किलोमीटर के रेडियस के ही हैं, तो क्यों ना हम होम डिलीवरी का भी सुविधा दे दें। तो उन्होंने क्या कहा, उसके लिए उन्होंने एक लड़का को हायर किया और उनसे बोला कि भाई देखो तुम्हारा काम ये रहेगा कि तुम पूरा दिन फ़ोन पे बैठे रहो, जो लोग ऑर्डर दे रहे हैं ऑर्डर लिखो और उसके बाद में सामने वाले लड़के को पार्सल कर दो कि वो जाके उनके घर में सामान डिलीवर कर दे और वहां पे वो उनका हस्ताक्षर ले ले कि हमने सामान डिलीवर किया। ये प्रोसेस शुरू हो गया और आज उनका दुकान वैसा है का वैसा ही है, जनरल स्टोर उतना ही छोटा है, लेकिन सेल और उनकी रेवेन्यू उस सुपरमार्केट से 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो लोकेशन नहीं छोड़ना चाहते थे। वो चाहते तो बड़ा शोरूम भी कर सकते थे, सुपरमार्केट भी बना सकते थे, क्योंकि इतनी आमदनी उनकी होने लगी। लेकिन उन्होंने उस लोकेशन को नहीं छोड़ा, उस छोटे से रूम को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना गोदाम अलग बनाया, क्योंकि अब तो होम डिलीवरी करना था, सारा सामान गोदाम से पैक होके उधर ही से चला जाता था कस्टमर के पास में, ग्राहक के पास में। और आज उनका दुकान एक सुपरमार्केट से 10 गुना ज्यादा अर्निंग करता है और आज हमको लगता है कि 10 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग को भी बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहिए और बिजनेस जो होता है ना वो रिस्क से भरा होता है। अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तभी आप बिजनेस कीजिए, आपको सफल होने की जो चांसेस हैं वो 100% रहेंगी। फेल होने से नहीं डरिए, क्योंकि वो दुकान वाले अगर ये सोच लेते कि भाई हम किसी को उधार दे रहे हैं और कल के वो हमको पैसा नहीं दिया तब क्या होगा, मेरा तो लॉस जाएगा। तो उन्होंने रिस्क लिया, जो होगा देखा जाएगा, आज वो सफल है। तो इस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, होम डिलीवरी का सुविधा दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों का मंथली पेमेंट कर दिए कि भाई कोई बात नहीं है, आपका 1 तारीख को सैलरी आता है, आप हमको 2 तारीख को पेमेंट कीजिएगा, 3 तारीख को पेमेंट कीजिएगा, आप बीच में जितना मन सामान लेके जाइए। ये एक मार्केटिंग करने का सुंदर सा अप्रोच हमने हमने उनसे सीखा, जो कहीं हमको किताब में या केस स्टडी में नहीं मिला। मैंने एक केस स्टडी में भी आपको नहीं दिया। तो मैं इस क्लास में आप लोगों से ये केस स्टडी जो है वो मेरा खुद का देखा हुआ है, तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये भी एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल ये है करना। अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करेंगे, जो ये आपका टास्क है, टास्क को भी पूरा कीजिए आप लोग। अगला जो मेरा चैप्टर है वो है फिनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। देखिए भाई, बिजनेस का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक करता है क्या? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आ भी गया तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है? तो अभी जो हम आप लोग को ये पीडीएफ दिए हैं, इसमें तो बहुत बड़े लेवल का है, कैपिटल मैनेजमेंट है, बुक कीपिंग है, कैसे-कैसे क्या करना है। लेकिन मैं आप लोगों को धरातल की बातें बताता हूँ, जो हमारे आस-पास के व्यापारी जो अच्छा कर रहे हैं, उनके मैं बारे में बताता हूँ। ठीक है? कि वित्तीय प्रबंधन जो होता है, किसी भी बिज़नेस को सफल करने में और आगे ग्रो करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपका मार्केटिंग भले ही थोड़ा कमज़ोर हो जाए, लेकिन मनी मैनेजमेंट जो होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ये आपका होना ही चाहिए, बेहतर से बेहतर होना चाहिए। आपके दुकान का सेल भले ही थोड़ा कम हो, आपके बिज़नेस में काम थोड़ा ही भले हो, थोड़ा कम ही हो, लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको अच्छा होना चाहिए, तभी आप अपने बिज़नेस को बड़े स्केल पे ले जाइएगा या ग्रो कर पाइएगा। ठीक है? होता क्या है, मान लीजिए आपने किसी चीज़ का शॉप स्टार्ट किया, जैसे मैं जनरल स्टोर लेके चल रहा था, जनरल स्टोर आपने चालू किया, आपकी इनकम हो गई 1 लाख रुपए, आपने क्या किया 1 लाख रुपए से फटाक से गए शोरूम में और एक बुलेट गाड़ी खरीद लिए। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ कर दिए? अपने बुलेट गाड़ी में कर दिए। ये आपका फेलियर हो गया मैनेजमेंट। आप कमाए कहाँ से हैं? जनरल स्टोर से कमाए हैं। अगर आप 1 लाख रुपया कमाए हैं तो इसमें से 50% जो पैसा है आपको अपने उसी बिज़नेस में लगाने होंगे। तब जाके आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। समझ लीजिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा चीज़ होता है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें? अपने बिज़नेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, अपने बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पे ले जाने के लिए। तो बहुत सारे बिज़नेस में ना 80 80 और 20 का रेशियो रखते हैं। 80 और 20 का रेशियो रखते हैं।
मतलब कि अगर 1 लाख वो अर्न किए, अगर वो 1 लाख अर्न किए, ठीक है, तो 1 लाख का 80,000 रुपया वो अपने बिजनेस में लगाएंगे और 20,000 रुपया अपने पर्सनल लाइफ में खर्च करेंगे। ये फिनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें उनका जो रिकॉर्ड रखना होता है कि कितना का माल आया, कितना का माल सेल हुआ, क्या मेरा नेट मार्जिन हुआ, क्या मेरा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद हमने अपने स्टाफ को दिया, रूम रेंट दिया, बिजली बिल दिया, उसके बाद मेरा कितना बचा, नेट प्रॉफिट जिसे बोलते हैं हम लोग। ये सारे कुछ करने होते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए। तो किसी भी बिजनेस का अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स माना जाए तो होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि आपका वित्तीय प्रबंधन। अगर ये फिनेंशियल मैनेजमेंट और वित्तीय प्रबंधन आपका सही नहीं है तो आपका व्यवसाय कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। जैसे आपने एमबीए चाय वाले को देखा होगा, उन्होंने फ्रेंचाइजी बांटना शुरू किया, बहुत फ्रेंचाइजी बांटा, बहुत फ्रेंचाइजी बांटा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने फ्रेंचाइजर को, जिन्होंने उनका फ्रेंचाइजी लिया, ये नहीं बताया कि वित्तीय मैनेजमेंट कैसे करोगे तो तुम्हारा जो शॉप है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा। उनको सिर्फ अपने फ्रेंचाइजी कॉस्ट से मतलब था, तो उनका ग्राफ गिर गया। तो अगर आप दुकान कर रहे हैं या किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी जरूर डिस्कस कराइए कि फिनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, किस तरीके से फिनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, क्योंकि यही अहम पार्ट है आपके बिजनेस का। तो देखिए, आप लोगों को मैं कोई किताबी ज्ञान का बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बिजनेस के बात बता रहा हूँ कि एक बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहले आपको लोकेशन, आप किस सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है वो, और आपका उत्पाद क्या रहेगा, उत्पाद की क्वालिटी कैसे रहेगी, उसका प्राइस क्या रहेगा, उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसके कंपटीटर आपके मार्केट में कितने हैं कि कितने नहीं हैं, और आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल, उसका उसमें लगने वाले जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आपके पास किस तरीके का टीम है, आपके पास स्टॉल किस तरीके का स्टॉल का डिजाइन किए हैं। बहुत चीजों फैक्टर करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। एक गुपचुप का दुकान वाला एक छोटा सा वो रेडी लगा के बहुत अच्छा अर्न कर लेता है। एक चाय का दुकान वाला एक छोटा सा रेडी लगा के बहुत ज्यादा अर्न कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो लोकेशन को फाइंड आउट करता है अपने उत्पाद का। जैसे गुपचुप है तो गुपचुप की क्वालिटी क्या रहेगी, चाय की क्वालिटी क्या रहेगी, लोगों के साथ मेरा कन्वर्सेशन कैसा रहेगा, लोगों के साथ मेरा जुड़ाव कैसा रहेगा, लगाव कैसा रहेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं एक चाय वाला की कहानी। एक चाय वाले ने एक चाय का दुकान शुरू किया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि दो तरीके का चाय रखा, एक 5 रुपए का, एक 10 रुपए का। तो आपके दिमाग में तो ये बात है कि 5 रुपए वाला चाय ही सभी लोग पिएगा। उसने क्या कहा कि 10 रुपए का चाय जो लोग ले रहे हैं उनको थोड़ा सा नमकीन दे देता था फ्री ऑफ कॉस्ट। समझिए चीजों को, मतलब 10 रुपए का चाय लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में थोड़ा सा नमकीन खा लीजिए, उसके सेल बढ़ गया। ये होता है मैनेजमेंट, ये होता है मार्केटिंग, ये होता है लोगों के साथ जुड़ाव। तो आप बिजनेस में कितना लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने ग्राहकों को कितना संतुष्ट कर रहे हैं, अपने ग्राहकों को कितना ज्यादा सुविधा दे रहे हैं, ये एमएसएमई का सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है। और मनी, जो मैंने अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात किया, ये तो जब आप करने लगिएगा तो आप सीख जाइएगा। आप नहीं भी सीखिएगा तो आपके घर के आपकी मम्मी आपको सिखा देगी कि आज तुम कितना कमाया ला के दो, तो उसमें से 20 रुपए आपको देगी, बाकी पैसा रख लेगी कि नहीं ये बिजनेस में लगेगा। तो आप लोगों को ये चीज देखना होगा कि एमएसएमई में क्या क्या चीजें हैं। मैं किताबी ज्ञान नहीं बात कर रहा हूं, मैं सारा चीज जो रियल लाइफ में होता है उसका मैं बात कर रहा हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने बात किया मार्केटिंग मैनेजमेंट का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और हमने आपको कुछ केस स्टडी के बारे में बताया जो जिसको मैंने करीब खुद से केस स्टडी किया है या करीब से देखा है। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके अगले टॉपिक पे, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा और एचआर मैनेजमेंट होगा। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पीडीएफ को पढ़िए और केस स्टडी को कीजिए, पढ़िए, और जो टास्क दिया गया है टास्कों को कीजिए। धन्यवाद।